हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और इसके पहले जो हमने लेक्चर अटेंड किए हैं, आई होप आप उसे पसंद कर रहे होंगे, आप उसे रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, जितना भी है ना, स्ट्रेस लेके कभी भी लाइफ में स्टडी नहीं करना चाहिए। आप जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे कहानी के रूप में समझ लीजिए। जब एग्जाम आया ना, बस उसको रिकॉल करिए और लिख करके आइए। आप, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो एग्जाम की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। एकदम प्रिपरेशन मतलब ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस लेके स्टडी करें। तो जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना आपके लिए हार्मफुल होगा। तो एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद जितनी भी चीजें, आप आसानी इसको रिवीजन करिए। और रिवीजन करने के साथ साथ माइंड को फ्री एकदम रिलैक्स करिए। देखिए, आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे जाएंगे। तो आज इस टॉपिक जो हमने मनी एंड क्रेडिट के बारे में जाना था, आज उस टॉपिक के साथ साथ, एक मिनट इसको बंद करें थोड़ा। ठीक है, वेट वेट, ठीक है। उसके साथ साथ जो मनी एंड क्रेडिट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज उसको हम कंक्लूड करेंगे। आज मेरा लास्ट लेक्चर है मनी एंड क्रेडिट का। उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाने के बाद हम या फिर डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स स्टडी करेंगे या ज्योग्राफी के बारे में क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लास्ट में हो सकता है आपको हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट में करने के साथ साथ जब वही एग्जाम आएगा, आप तुरंत उसको देखोगे, आप तुरंत उसको माइंड थोड़ा रिकॉल करेंगे, आप आसानी से आंसर दे पाओगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम मनी एंड क्रेडिट के बारे में। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था बैंक कैसे वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी हाउ टू वर्क बैंक, है ना, हम ये लिख सकते हैं हाउ टू वर्क बैंक। किन केसेस में हम बात कर रहे हैं? हम किस बात कर रहे हैं कि जो भी हम जो भी कोई इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, जो भी हम क्रेडिट लेते हैं, क्या लेते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। एक तरह से क्या करते हैं? लोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट, हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे ये बैंक है, ये बैंक है, राइट। अब ये बैंक है, तो मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है, हमने कल आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर इसमें 10K उसने जमा किया, ठीक है, तो अब इसने जमा कर दिया। देखिए, डिपॉजिट कई प्रकार के होते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर करंट अकाउंट होता है। इस प्रकार से अकाउंट अलग अलग वैरी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 10,000 जमा कर दिया, ठीक है, तो उसको हो सकता है बैंक क्या दे? 5% का इंटरेस्ट दे। कल हमने डिस्कस किया था रिवीजन क्लास में। और उसके साथ साथ कोई व्यक्ति को लोन चाहिए, तो बैंक के पास जाता है, भाई हमें लोन चाहिए। बैंक से बोलता है भाई हमें लोन चाहिए। तो बैंक बोलता है ठीक है भाई, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं ये सेटिस्फाई कर सकूं कि आपको लोन मैं दूं। और उसके साथ साथ लोन देने के साथ साथ मुझे ये ट्रस्ट हो कि अगर कल को आप लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो उसके एवज में मैं कोई कोलेटरल आपको दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो बैंक लोन देती है। जैसे मान लीजिए हमने कल बात किया था कोलेटरल के बारे में, है ना। आखिर कोलेटरल क्या होता है? गिरवी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है लोन लेने, तो लोन जब लेता है तो भाई जाहिर सी बात है अपने पास से चाहे गोल्ड या जो भी उनके लैंड्स के जो पेपर्स होते हैं वो, है ना, लैंड के पेपर हो गया, गोल्ड हो गया या सिल्वर, कुछ ज्वेलरी हो गई, जो भी हो, या फिर अपने उनके जो बिजनेस पेपर्स होते हैं, है ना, जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक तरह से कोलेटरल के रूप में रखे जा सकते हैं। मतलब कोलेटरल, ये कोलेटरल क्या होता है? एक तरह से कोई चीज गिरवी रखना, और उसके एवज में क्या करती है बैंक? इनको पैसे देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल। सपोज जैसे आपने बैंक के पास गोल्ड रख दिया, आपके पास गोल्ड बचा हुआ है, तो कोलेटरल के पास आपने, कोलेटरल के एवज में आपने क्या रख दिया? गोल्ड। अब बैंक क्या करेगी? आपको लोन दे देगी। किस फॉर्म में? मनी के रूप में। क्या करेंगे? मनी के रूप में। अब इस मनी का प्रयोग आप बिजनेस पर्पज से करिए या किसी भी पर्पज से करिए। तो इस प्रकार की जो चीजें हम वर्क करती है बैंक, उसे क्या बोलते हैं? कोलेटरल। मतलब कोलेटरल का मतलब यही होता है कि कोलेटरल एक ऐसी चीज है जो आप बैंक में उसको गिरवी रखते हो, या कोलेटरल के रूप में कोई चीज, वस्तु, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, जो भी चीजें रखते हो, लैंड हो गया, कुछ भी, तो उसे क्या बोलेंगे? कोलेटरल। अब उस कोलेटरल के बेसिस पे बैंक आपको क्या कर देगी? लोन ऑफर कर देगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 10K जमा किया और यही जो बैंक है सेकेंड पर्सन को क्या कर दिया? 10K दे दिया, 10K लोन दे दिया, ठीक है, 10,000। तो अब क्या? अब बैंक कभी भी 5% इनको लोन नहीं देगा। जब भी बैंक क्या करेगा? कमाना चाहेगा, तो बैंक क्या करेगा? इनको 10% पे लोन देगा। भाई हम आपको 10,000 तो दे रहे हैं, 10K दे रहे हैं, लेकिन हम आपको 10% चार्ज करेंगे। तो अब जब ये कितने ईयर के लिए? 1 ईयर के लिए। एक बात याद रखिएगा, बैंक हमेशा जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है वो ईयरली में चार्ज करता है, जो मोस्टली जितने भी लोन होते हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे सर इंटरेस्ट क्या होता है ना। इंटरेस्ट क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को पैसे देता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये किसी को दिया है, अब बोला कि भाई 1 महीने बाद मुझे पैसे चाहिए, तो मैं तुझे 5% लगाऊंगा, तो वो रिटर्न भी उसको 105 रुपये देगा। उसी तरह बैंक में, जैसे बैंक में इन्होंने 10,000 जमा किया और इसको रिटर्न में अब 10,000 कितना मिल जाएगा? 10,500 रुपये।
आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। लेकिन अब यही व्यक्ति जब बैंक में 10,000 लिया, कितने इंटरेस्ट पे? 10% पे। जब ये 10% बैंक में जमा करेगा तो कितना जमा कर देगा? 11,000, सॉरी 11,000 जमा करेगा। क्यों? अब बैंक के पास कितना है? 1,000 का इंटरेस्ट मिल गया, 1,000 का इंटरेस्ट मिल गया। तो अब इस 1,000 में 500 इधर पे कर दी, तो अब बैंक को कितना मिल गया? 500। यही बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इसी तरह बैंक वर्क करती है। आई होप कि जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह हमने कल आपको बताया था क्या नाम है क्या नाम है कि लोन के बारे में, है ना। लोन 2 प्रकार के होता है, जैसे हमने बोला था, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल दो टाइप से आपके लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब कभी कोई पूछता है कि सबसे बेस्ट लोन जो हम लेते हैं वो कौन सा होता है ना। सबसे तो बढ़िया कौन सा होगा? आपका फॉर्मल सेक्टर वाला। अब देखिए फॉर्मल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे इनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? लो होगा, ठीक है। आपको उतना एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनका एक टाइम फ्रेम होता है ना, एक टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। उनका एक टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। आपको क्या नाम है कि आपको जैसे जितना भी इंटरेस्ट है उसका आपको क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो फॉर्मल सेक्टर है, और इसको कौन करती है? मोस्टली गवर्नमेंट। कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो लोन देते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी लोन देते हैं, लेकिन अगर वो रूल और रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए फॉलो करते हैं तो उसे हम किस में मानेंगे? फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर की ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर एक इनफॉर्मल ले लें, है ना, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है भाई? ऐसे जैसे जो साहूकार होते हैं, जो मनी लेंडर से जहां पे हम पैसे लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट लेते हैं, सबसे अधिक लेंगे। आप क्या करेंगे? वो भाई एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं टाइमली पे किए तो आपकी जो भी लैंड्स हो गए या फिर आपकी शॉप हो गई, है ना, इस तरह से जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, वो उसको क्या कर लेंगे? एक्वायर कर लेंगे। आप पे ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, नहीं होगा तो अगर आप जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? इनफॉर्मल जो होता है मनी जहां से होती है वहां से वो लेते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल जो मनी होती है बिना किसी के कोलेटरल के मिल जाती है ना, और हाई इंटरेस्ट में मिलता है। किस पे? हाई इंटरेस्ट में मिलता है। कुछ लोग होते हैं कोलेटरल भी लेते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि ऐसे पैसे वो गरीब ही लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? जो गरीब होते हैं उनकी जमीनों पे एक्वायर कर लेते हैं, अगर पैसे अगर रीपे नहीं कर पाए। अब मान लो ये क्यों पैसे लेते हैं? क्रॉप के लिए, है ना, क्रॉप के लिए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भाई देखो, फार्मर सेक्टर में बैंक से लोन लेने का मतलब है बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान इतना फॉर्मेलिटी अदा नहीं कर पाता। और उसको फसल को सीडिंग करने के लिए जब भी कोई मंथ आएगा, जो क्रॉप हम सीडिंग करते हैं उस मंथ में उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो डायरेक्टली क्या करता है? जो मनी लेंडर्स होते हैं गांव में या विलेज में, सिटीज में, कहीं से उनसे ऊपर डायरेक्टली पैसे ले लेते हैं। लेकिन अब इनकी यहाँ से अगर पैसे लेने जाएं तो बैंक के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत पैसे लोन फिनांस करने के लिए पैसे अधिक लेते हैं और बहुत सारी कागजी कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसकी वजह से एक आम इंसान उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो इसलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है ज़्यादा ही बैड होता है कंपेरिजन टू फार्मल है। तो फार्मल सेक्टर बहुत अच्छा होता है, लेकिन फार्मल सेक्टर सभी को पैसे नहीं मिल पाता है। और इनफॉर्मल में क्या है? आसानी से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसका हाई इंटरेस्ट ऑफ चार्ज होता है। एक जो पैसे देगा वो एक्सप्लॉइट करता है। आपके जो लैंड हो गया या फिर आपके शॉप हो गई, उसको क्या कर सकता है? आफ्टर अगर आप रीपे नहीं कर पाते उसको एक्वायर कर लेगा। लेकिन इस केस में आपको गवर्नमेंट क्या होती है? छूट कभी कभी दे देती है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, अगर उसने 20,000 रुपीज़ लिया है, मान लीजिए यहाँ से लिया है इनफॉर्मल सेक्टर से, अगर एक साल बाद अगर 10% पे लिया जाए, किसी भी लिया, उसका एग्जाम्पल के तौर पे 25,000 हो गया, क्योंकि हाई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये, तो ये पे नहीं कर पाएंगे भाई, है ना। जब ये पे नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि उनके शॉप हो गए या फिर लैंड एक्वायर कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट आई कि किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर से मिल जाता है। तो आई होप फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं। फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जो रूल और रेगुलेशन के तहत चलते हैं, जिनका इंटरेस्ट ऑफ रेट कम होता है, जो बैंक जितने भी हैं वही इसे प्रोवाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाओं के द्वारा बने होते हैं, है ना, और पैसे लेते हैं, एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाता है। हाँ भाई, अगर डिफॉल्ट करते हैं बिजनेस लोन तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल लोन होते हैं उसके लिए इतना
उनको एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, हाई इंटरेस्ट ऑफ चार्ज किया जाएगा। जो गरीब होते हैं इससे पैसे न लेकर के जो मनी लेंडर होते हैं, उनके गांव में साहूकार होते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं और हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर फसल हो भी जाती है तो उससे उतना इनकम नहीं हो जनरेट कर पाते और ज़्यादा जो पैसा होता है इंटरेस्ट का वो भरने में लगा देते हैं अपना सारा पैसा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन फार्मर के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसलिए सरकार कई सारी योजनाएं लेके आती है, जैसे केसीसी हो गया, है ना। केसीसी आप देख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, है ना, जो लोवेस्ट इंटरेस्ट पे चार्ज देती है और आसानी से किसान उसको यूज करके अपने क्रॉप या सीडिंग बीज या फर्टिलाइजर ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। वीडियो सही है, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा टॉपिक। आगे है डबल कोइंसिडेंस। ठीक है ना, डबल कोइंसिडेंस देखिए क्या होता है। ये आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो आप एक लाइन में लिख सकते हो। देखिए क्या होता है, जहां पर सिंपल देखिए, बायर एंड अब लिखते हैं, जहां पे बायर और सेलर, मिटा दिया, ठीक है, देखिए जहां पर बायर एंड सेलर, इसका मतलब क्या होता है, जो खरीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं। सिंपल सी बात, मतलब बायर और सेलर का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई कमोडिटी है, ये पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इसके पास शूज है, ठीक है, और इसके पास इस बंदे के पास शूज है और इस बंदे के पास कोई मान लीजिए क्या नाम है, बूट मान लीजिए, ठीक है, कोई भी। तो अब एक दूसरे को जब ये वस्तु इनको बेचे और ये वस्तु इनको बेचते हैं, है ना, तो इसी प्रोसेस क्या कहेंगे हम, डबल कोइंसिडेंस। मतलब जब कोई वस्तु, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप ये है और ये बी है, ए ने बी से पल्स खरीद लिया और बी ने ए से फ्रूट खरीद लिया, ठीक है, इस तरह से। तो जब एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं दूसरे पर्सन को, दूसरा व्यक्ति पहले पर्सन को बेचता है ना, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। जब कोई बायर और सेलर अपनी वस्तुएं एक दूसरे को बेचते हैं और खरीदते हैं, है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डबल कोइंसिडेंस कहेंगे। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आसानी से आप लिख सकते हैं, जब बायर और सेलर कोई भी कमोडिटी, है ना, जब एक दूसरे को सेल और परचेस करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। दैट्स इट, ओके। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए आपने देखा होगा जो विलेज होते हैं, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, अब वहां पर बड़े बड़े बैंक नहीं होते, है ना, विलेज में बहुत बड़े बड़े बैंक नहीं होते। बैंक से बहुत ऐसे, मान लीजिए आपके एरिया में हो सकता है कि बैंक हो, लेकिन ऐसे भारत में से बहुत जगह है जहाँ पे बैंक की रीच नहीं है। वहाँ एक बैंक है तो वहाँ पे इतनी भीड़ होता है और वहाँ पे जो लोन फाइनेंस करना या फिर कोई एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। अब किसी वुमन को पैसे चाहिए, है ना, किसी वुमन को पैसे चाहिए तो भाई वो क्या करती है, बड़े बैंक वाले पैसे नहीं देते। तो इसीलिए जो कुछ ऐसे विलेज होते हैं जहाँ पे 10 से लेकर के 15 या 25 कर लीजिए, 15 10 to 15, या फिर इसकी संख्या आगे भी बढ़ सकती है, 15 to 20 हो सकती है ना। ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है महिलाओं का। तो ये क्या करती हैं डेली बेसिस पे, किस बेसिस पे, डेली बेसिस पे, है ना, डेली बेसिस पे ये 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए जमा करती है। ध्यान दीजिए 50 से 100 रुपए तक। अब ये मान लीजिए महीने भर जमा की, मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने अगर 10 महिलाएं हैं,
10 महिलाएं हैं और 100 रुपये डेली जमा कर रही हैं, 10 महिलाएं मिल करके 100 रुपये डेली जमा कर रही हैं, तो सोचिए कितना हो गया। अगर हम 10 वुमेन्स को लिया और कितना लिया 100 रुपीज़, 100 RS 1000 सॉरी 100, ठीक। अब देखिए कि 10 दिन इन्होंने जमा किया, कितना 100 रुपये। अगर एक महिला अगर 100 रुपये जमा करती है कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। कितने दिन जमा करेंगे लोग 10 मतलब 10 डेज, सब हम 10 डेज की मान ले रहे हैं, अगर मंथ की मान ले तो कितना हो जाएगा भाई 30,000। एक मान लीजिए ये 10 हो गया, अब उसके साथ साथ 10 दिन का मान लीजिए, 10 वुमन है 10 दिन जमा की, किसी को 30 दिन में हो गया, आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जमा की 10 के। आई होप समझ में आ गया कि अगर एक महिला एक दिन में 100 रुपये जमा करती है तो महीने में कितना जमा कर देगी वो। भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा ज़्यादा जो पैसे एक महिला अगर 100 रुपये डेली जमा करे तो एक दिन में 3000 तक से समथिंग जमा कर देगी, है ना। तो उसके साथ साथ एक मिनट और देखिए, अब उसके साथ साथ ये जो आंकड़ा आप देखोगे, ठीक है, अगर एक महिला महीने में 3000 जमा कर दी, एक 10 महिलाएं कितने जमा कर देंगी भाई, तो बहुत सारे अमाउंट हो जाएंगे, है ना, 90,000 समथिंग हो जाएगा। अब इस पैसे का यूज क्या कर लेंगी वो। अब कोई भी व्यक्ति है मशीन खरीदना है, उसको क्या खरीदना है मशीन, या फिर एग्रीकल्चर के लिए या फिर फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, या फिर स्मॉल सोप के लिए, है ना, स्मॉल सोप के लिए, ठीक। अब इस प्रकार से ये जो पैसे कलेक्ट किया है इन्होंने, ये जो पैसे किया है, अगर मान लीजिए ये सारे पैसे मिला करके अगर एक महिला क्या करेगी, कोई स्मॉल शॉप ओपन कर ले, क्या कर ली स्मॉल शॉप ओपन कर ले। अब ये जो स्मॉल शॉप ओपन उसने किया है, स्मॉल जो शॉप उसने किया है, अब इसे क्या कर जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट। तो ये अपना पैसा क्या करेगी भाई, जितना इसने पैसा लिया पूरे ग्रुप का पैसा मिला करके एक दुकान खोल ली, तो अब क्या हुआ, अब ये बिजनेस में क्या करेगी आगे बढ़ेगी, अपना छोटे छोटे सामान खरीद लेगी, तो अब ये सेल्फ डिपेंडेंट होगी, क्या होगी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, राइट। सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ अब क्या करेगी, अब जो रिमेन अब ये जो पैसे लिए हैं अब ये फिर जमा करती रहेगी, क्या करती रहेगी जमा करती, फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, किसी दूसरी वुमन को जरूरत पड़ी तो उसने मशीन को ही खरीद लिया, स्विमिंग मशीन हो गई, है ना, सिलाई मशीन होती है वो खरीद ली, या फिर नेक्स्ट मंथ अगर कोई वुमन आई तो उसने एग्रीकल्चर में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वहां से खेती आ गई। तो अब इस बेसिस पे देखिए, इस बेसिस पे जो पैसे डेली अरेंज हो रहे हैं, अगर एक महिला धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करती है तो ये बड़े अमाउंट बन जाते हैं, और इस बड़े अमाउंट का प्रयोग करके जो वुमन ग्रामीण इलाकों की होती है, छोटे छोटे अपने बिजनेस उद्योग करके अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट जो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो क्या करेगी स्ट्रांग करती है, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए, अब ये जो महिलाएं हैं, अब मान लीजिए इनके एरिया में ऐसा क्यों नहीं होता कि बैंक हम दे दें और ज़्यादा इनको लोन प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज इसलिए होता है कि विलेज में आपने देखा होगा, जो विलेज होता है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, क्या होती है पॉपुलेशन कम होती है। अब भाई बैंक जब कोई भी बैंक वहाँ पे अगर ओपन होगा तो भाई उसको ग्राहक चाहिए, कस्टमर चाहिए जो ज़्यादा पैसे उसमें लगाएं, क्योंकि बैंक कैसे वर्क करता है पब्लिक के द्वारा, ठीक है, पब्लिक के द्वारा। अब अगर विलेज में लोग कम होंगे तो वहाँ पैसे बैंक में ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं क्या नाम है विलेजेस में वो खुद ही गरीब है, तो उनको पैसे की नीड है। अब वो छोटे छोटे अमाउंट जैसे हमने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक महिला सपोज दैट कि अगर भाई 100 रुपये जमा करे महीने में 3000, तो अच्छा गलती हो गई, मेरा वहाँ पे आंकड़ा एक था, मैंने डिवाइड किया था 10,000 किया था, सॉरी वो मैंने गलती कर दिया था, ठीक है, मिस्टेक, सॉरी, एरर सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक महिला एक दिन में 100 रुपये जमा करती है तो एक महिला एक मंथ में 3,000 जमा करेगी। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर 10 महिलाओं को मिला दें, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, आप जब टोटल अमाउंट जो हो जाएगा अब 30,000 पहुंच जाएगा, कितना 30,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अगर एक महिला 3 जमा कर रही है तो वहाँ पे हमने क्या किया, 10 महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं 10 महिलाएं हैं। तो अब ये जो 10 महिलाएं पैसे जमा कर रही हैं तो अमाउंट सबका इक्वल है, सबका अमाउंट इक्वल है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 30K, कितना हो जाएगा 30K, ठीक है। जब 30K हो गया तो अब सोचिए कि भाई इतना अमाउंट अगर बैंक से कोई लोन लेने जाता, सपोज इतना अमाउंट अगर बैंक से कोई लोन लेने जाता तो कैसे ले पाता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एक आप छोटी सी सहायता की वजह से 100 रुपये अगर महिला किसी कोई काम करती है ना, तो उस अपने बिजनेस को क्या करती है बढ़ाने के लिए लेती है, एक्सपैंड करने के लिए लेती है। अब उस पैसे को एग्रीकल्चर में लगा देगी, है ना, एग्रीकल्चर में लगा देगी तो पैसे क्या करेंगे जनरेट होंगे, तो फिर वो पैसे अपना इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमा कर देंगे। तो आई होप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
हमने डबल कॉन्फिडेंस बताया कि जहाँ पे बायर सेलर, एक मिनट सही चल रहा है ना वीडियो सही चल रहा है, एक मिनट क्योंकि वीडियो देखना पड़ता रहता ना, इसलिए थोड़ा कभी कभी पढ़ा देता हूँ, पता ही नहीं चलता है कि भाई वीडियो स्टक हो गया फिर ब्लर आ गया, यही देखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे अमाउंट जैसे 50 रुपये 100 रुपये कलेक्ट करती हैं। और मैंने एग्जाम्पल बताया कि छोटे अमाउंट वो किसी भी काम से करके अपना कमा लेती है। तो अब उसको क्या करना है, इंक्रीज करना, उनके बिजनेस को इंक्रीज करना है। ठीक है, उनके बिजनेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और जब वो इंक्रीज करने के लिए क्या करती हैं, भाई जो भी बिजनेस है इनका अपना ये कर रही हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो अब छोटे छोटे अमाउंट में करके 10 या 15 जो महिलाओं का ग्रुप होता है पैसे कलेक्ट करती है। हमने बताया ना। अच्छा, जो मैंने एक चीज़ और जो मैंने बताया कि अगर एक महिला 100 रुपये जमा कर रही है एक दिन में, तो 10 महिलाएं मिलकर कितना कर लेंगी, 1000। ठीक है, और हमने 10 दिन का बताया था तो सही था, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो सही था, 3000 सही था। तो मैंने 10 डेज का बताया था ना आपको, 10 डेज का, तो 10 के होगा था। लेकिन अगर हम मंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 30 के। कितना हो जाएगा, 30 के। वो सही था मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान है। तो 30 के। अब जो 30 के आया, अब ये एक बड़ा अमाउंट है। अब ये लोन लेने जाओगे तो बैंक से भाई बहुत सारे फॉर्मेलिटी कराएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रामीण महिलाओं को पैसे आसानी से मिल गए और ये अपना बिजनेस कर ले। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके लिए है भाई, जो पुअर पीपुल हैं उनके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट इसलिए हो पा रही हैं या होना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, इनके पास, जिनके पास खेती ही नहीं होती है ना, और उसके साथ साथ इनके पास और कुछ मतलब कोई उद्योग नहीं होता है कि ये वहाँ पे काम करें और पैसे अर्न करें। तो इसलिए ग्रामीण महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप का लास्ट टॉपिक था। एक और क्या है उसमें, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है देखिए आपने देखा होगा। और एक है चेक, एक चेक पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और एक टॉपिक और छूट रहा है, हाँ, लोन की एक्टिविटी कैसे होती है, साथ भर बता दिया। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, सरकार ये चाहती है, आपने बैंक के बारे में सुना होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़े ग्रामीण इलाके में छोटे छोटे बैंक के रूप में खोलती है। जैसे आपने सुना होगा रूरल बैंक, है ना, तो ग्रामीण बैंकों में होता है, आपने ग्रामीण बैंक सुना होगा, है ना। तो इस प्रकार के जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना होगा। तो इस प्रकार के जो बैंक हैं जो ग्रामीण इलाकों में सरकार के द्वारा ओपन किए गए हैं अब। ठीक है, बहुत पहले से ओपन है, अब धीरे धीरे इसका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो कम इंटरेस्ट पे इनको लोन प्रोवाइड करती है। इनके जो फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं इनको मतलब कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। और जैसे एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड लेना हो गया, फर्टिलाइजर्स लेने हो गए, है ना, कोई मशीन इक्विपमेंट खरीदना हो गया, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनमें योगदान देती है। ठीक है, आगे है चेक, है ना। चेक क्या होता है, देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेपर होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेपर इशू बाय द बैंक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेपर होता है, एक तरह से पेपर होता है। ठीक है, इस तरह से होगा आपका चेक। एक आपने नहीं देखा होगा, कुछ लोग देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे पेई का नाम होगा, पेई का नेम होता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अमाउंट आप फिल कर सकते हो, और यहाँ पे सिग्नेचर होता है इस तरह से। ठीक है, किसी का भी, तो इस प्रकार से वो चेक मिलता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने 20,000 भर दिया, और किसी भी पर्सन को, मान लीजिए किसी को पे करना हो, है ना, उसका यहाँ पे क्या नाम रहेगा, पेई नाम रहेगा। XYZ किसी का भी आप नाम फिल कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने राहुल का नाम डाल दिया। अब ये जो चेक, और मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद, अब ये जो चेक मैंने सिग्नेचर किया है, अब ये जाएगा, बंदा बैंक के पास जाएगा, कहेगा सर मुझको विड्रॉल करना है। तो या तो ये कैश दे सकते हैं, या तो इस चेक के माध्यम से इनको इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चेक भी एक मनी को विड्रॉल करने का एक फॉर्म होता है। या हम ये कह सकते हैं, एक लाइन में पूछे व्हाट इज द चेक, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पेपर इशू बाय द बैंक। ठीक है, तो ये इस तरह से चेक होता है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक एक और है आपका, एक होता है, आप पढ़ोगे रेपो रेट, है ना, रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट।
अब दो चीजों के बारे में टर्म जान लेंगे, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इसमें कोई कुछ चीज छूटेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए रेपो रेट, मान लीजिए ये बैंक है, ये क्या है, ये बैंक है, राइट, और ये आरबीआई है। देखिए हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, और जो हमारा सेंट्रल बैंक है कौन है, आरबीआई है। कौन है, आरबीआई है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए बैंक को कभी पैसे चाहिए ह्यूज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में पैसे चाहिए, तो बैंक कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई बोलेगा भाई हमें पैसे चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा ठीक है भाई हमें आरबीआई से पैसे लेगा। तो जब ये पैसे लेगा तो इसको मान लीजिए कोई इनको 5% पे आरबीआई को लोन दे दिया। कितने परसेंट पे, 5% पे। किसने दिया, आरबीआई ने बैंक को दिया, ठीक है। तो अब ये जो फैसिलिटीज है इनके रेट चेंज होते रहते हैं, है ना। आप जैसे मान लीजिए कि बैंक रेट होता है हमेशा फ्लक्चुएट होता है, सीआरआर होता है ना, जो आपकी में है नहीं शायद, सीआरआर हो गया, है ना, एसएलआर हो गया, ये सब टॉपिक होते हैं बैंक। इसका मतलब होता है कि कुछ पैसे बैंक को आरबीआई के पास रखने होते हैं और कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, सीआरआर कहते हैं और एसएलआर कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए जब ये बैंक आरबीआई ने इनको 5% लोन दे दिया, इसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट। क्या बोलेंगे, रेपो रेट। और उसी तरह भाई जब बैंक को पैसे चाहिए तो कभी कभी आरबीआई को भी पैसे चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी पैसे चाहिए। तो ये क्या करेगी, जितने भी सारे बैंक हैं, ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है, सब इस क्या करेगी, भैया हमें पैसे चाहिए। तो जब बैंक से ये पैसे कभी आरबीआई लेती है या इनसे कहे कि भाई चलो वो किसी फॉर्म में लेती है, बॉन्ड इशू करके ले सकती है ना, या किसी माध्यम से ले सकती है बैंक से पैसे, है ना, कि भैया आप इतना पैसा करो, या सीआरआर की जो वैल्यू है वो बढ़ा देंगे, या एसएलआर की वैल्यू वो बढ़ा देंगे। खैर आपके टॉपिक में नहीं है, बस मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब क्या करेंगे, सब इस पैसे लेंगे। तो जब ये पैसे जब आरबीआई जब बैंकों से पैसे लेगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आरबीआई ने जब इनको पैसे दिए ना, इनको 5% चार्ज किया, लेकिन जब आरबीआई इनसे पैसे लेगी तो वो हो सकता है 3% हो या 2% हो, इस तरह चार्ज करेगी, है ना। क्यों भाई, क्योंकि बैंक तो आरबीआई है। अब ये चाहता है कि जो जब हम आपको पैसे दिए हैं तो आप हमसे उससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। तो इसलिए जब भी जो रिवर्स रेपो रेट होता है हमेशा रेपो रेट से क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो सीधा सा मतलब है जब बैंक आरबीआई से पैसे लेगी तो उसे रेपो रेट बोलेंगे, और रेपो रेट अधिक होता है कंपैरिजन टू रिवर्स रेपो रेट के, ठीक है। और जब आरबीआई बैंक से पैसे लेगी, तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, और जब क्या होगा वो कम इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हमने उसके बाद आपका कोई टॉपिक इसमें तो आई होप नहीं छूटता है, हमने सारे टॉपिक को इसमें कवर कर लिया है। आपका जो डबल कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, बैंक कैसे वर्क करता है, बैंक कैसे लोन अपना देता है ना, और उसके साथ साथ आपका चेक क्या होता है ये भी जान लिया, और उसके साथ साथ फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है ये भी हमने जान लिया, ठीक है। और आई होप एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज और छूट रहा है आपका, हम बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए हमने इसके पहले बात की कि मान लीजिए सपोज बैंक किसी को लोन दिया, क्या लोन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। सपोज कोई व्यक्ति है उसको 10 लाख रुपए चाहिए, जैसे इस तरह से मान लीजिए नेम हो जाएगा XYZ जो भी हो, ठीक है। बैंक नेम हो जाएगा भाई कौन सा जो भी है, कोई बैंक है, ठीक है, आप समझ लीजिए, ठीक है, कोई बैंक है, कोई भी UBI मान लीजिए, कोई बैंक, ठीक है। एंड देन नाम हो गया, पर्पस पता चल जाएगा आपका किस लिए, हाउस लोन। उसके बाद अमाउंट आपका आएगा, अमाउंट कितना चाहिए भाई, 10 लाख, ठीक है। कितने आप टेन्योर आएगा आपका, टेन्योर कितना आएगा, 10 ईयर, ये ठीक है। अब आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, मान लीजिए कि 12%, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या आएगा, मोड ऑफ पेमेंट ये मंथली पे करेंगे, ठीक है।
इस तरह से देखिए, अगर आप वीडियो वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए आप देख रहे हो कि नेम हमने किसी बंदे का डाल दिया, ठीक है, बैंक ये है ना, वो किस पर्पज के, हाउस लोन, अमाउंट कितना है 10 लाख का, टेन्योर कितना है 10 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है मंथली है। तो अब इनका जो अमाउंट है मंथली का मतलब क्या है कि अब जो भी 10 लाख का जो 12% होगा टोटल अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। अब इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी मंथ में 50,000 20,000 जो भी अमाउंट है ना, वो क्या करेंगे, हर महीने बैंक को जमा करेंगे, हर महीने क्या करेंगे, बैंक को जमा करेंगे। तो अगर फंक्शन पूछ दे कि बैंक लोन की जो एक्टिविटी करता है उसके फंक्शन क्या है, तो आप अगर चार्ट आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी बैंक से हमने बताया था एक चीज CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब होता है कि देखिए ये कैश रिजर्व रेशियो जो भी है अभी ये हमेशा अपडेट होता रहता है, कभी 3.2 हो जाएगा, कभी 4% हो जाएगा, है ना, कभी 3.6 होगा, कभी 3.8 होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये RBI करती है। ये कौन करेगा, RBI। ये कभी कांस्टेंट नहीं होता। जब ये CRR में अप एंड डाउन होगा तो बैंक की जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होते हैं ना, वो भी क्या होंगे, फ्लक्चुएशन में आएंगे, वो भी फ्लक्चुएट होंगे, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है, जान लीजिए CRR का कैश रेशियो, इसका मतलब होता है कि बैंक को 4% या 10%, 5% एक रेशियो पैमाना बनाया जाता है, वो RBI के पास क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। और उस पैसे का यूज ऐसा क्यों होता है, जैसे 4% बना दिया, सपोज मान लीजिए बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपए है, सपोज CRR के बारे में बता लें, जान लीजिए 100 रुपए है, और इनको क्या किया, RBI के पास इन्होंने जमा कर दिया, मान लीजिए 4% का CRR चल रहा है, कैश की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, और उन्होंने 4 रुपए जमा कर दिए, ओके, 4 रुपए जमा किया। तो अब इनके बाद बैंक के पास कितना बचा, 96, ठीक है, 96। अब 96 बचा, तो ये बैंक के पास है, और उसके साथ साथ बैंक को भी अपना एक कोलेटरल रखना पड़ता है, अपने पास खुद एक पैसा रखना पड़ता है। उसके बाद जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे, चाहे कुछ भी अमाउंट, तब वो पैसे अपने लोन के रूप में या किसी रूप में वो दे सकते हैं। तो जो इन्होंने बस ये जानिए, ये बस 100 रुपए था बैंक के पास, तो 4 रुपए कहाँ पे रख दिए इन्होंने, RBI के पास। क्यों रखे जाते हैं कि कभी भी बैंक अगर दिवालिया हो जाए या फिर बैंक डूबने के कगार पे हो जाए, तो जो लोगों के पैसे हैं ना, इन पैसों से लोगों को हम दे सकें, एक मिनिमम अमाउंट हम दे सकें, इसीलिए CRR रखा जाता है, ठीक है ना। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और इस टॉपिक को ये एंड होता है। चेक के बारे में बता लिया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेपर होता है, इस पे जो पेई का नाम लिखा होता है, आप उसमें अमाउंट डाल दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, और बैंक में जाके विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पेमेंट ऑफ मोड है। हमने डिजिटल करेंसी पढ़ लिया, आपको बताया था कल फिएट मनी के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में, कमोडिटी मनी के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसे थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद खत्म करने के बाद हम ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स तरफ आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्लास में बने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।